दुनिया का वसूल है, दुनिया का वसूल है जब तक काम है तब तक, दुनिया का वसूल है जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। मुझसे नफरत तभी करना, मुझसे नफरत तभी करना जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब किसी से कुछ सुना हो। कड़वी बात है लेकिन सच बात है, कड़वी बात है लेकिन सच बात है। हम किसी के लिए उस वक्त तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा मिल नहीं जाता। लोग अफसोस से कहते हैं, लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते कि हम किसी के नहीं। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और ज़रूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर एज वाई बीआरपी। तो आइए हम लोग अभी तक जो प्राचीन भारत जो पूरा पढ़ लिए हम लोगों ने, नहीं अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो आप क्या करिएगा, इसका सारा वीडियो बना दिया गया है। आप शुरुआत जो किए थे कि प्राचीन भारत के स्रोत कौन कौन से, नहीं जो प्राचीन भारत लिखा गया तो उसका कोई ना कोई स्रोत तो होगा ना, ऐसे ही तो नहीं लिख दिया गया। तो उसका जो स्रोत है वहां से शुरुआत हुई है, और लास्ट चैप्टर हम लोग आ गए थे कहां तक, दक्षिण भारत में जो नए राजवंशों का उदय हुआ, उसके बाद सीमावर्ती राज्यों का उदय तक, अभ्युदय तक, नहीं तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद पूरा प्राचीन भारत हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आप देखिए सिंपली आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में वह इतिहास लिखा गया जो कि या तो वेदों से प्राप्त हुआ, या विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा, या विदेशी लेखकों के माध्यम से, या कौन पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से, ये सब ना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले, जानते हो सबको पता है कि जो इतिहास या कोई भी विषय होता है उसका रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज का क्लास हम लोग किस पर आएंगे, रिवीजन पर। किस पर आएंगे, रिवीजन पर। तो करें रिवीजन। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को, नहीं, और हेरोडोटस ने एक किताब लिखा था, उसका नाम क्या है, हिस्टोरिका। क्या नाम है उसका, हिस्टोरिका। अच्छा, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, बोलेगा प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, जिसमें आपको पता कलहण के द्वारा लिखा गया है, और कश्मीर के इतिहास है उसमें राज तरंगिणी। याद रखिएगा, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कलहण। और किसके बारे में इसकी जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में, नहीं। अच्छा, एक चीज देखिएगा, एक नया क्वेश्चन है कि उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, आज देखो घुमा कर पूछ रहा है ना। हम लोग पढ़ते थे पहले कि भारत में प्राचीन भारत के जो कौन सा प्राचीनतम सिक्का उसको क्या कहा जाता, तो आज सिक्का। लेकिन आप पूछा कि उत्कीर्ण चिन्ह वाले, उत्कीर्ण नहीं, उस पर जो खुदाया हुआ होता था सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी नहीं। एपिग्राफी तो होता है शिलालेखों का अध्ययन, अभिलेख का अध्ययन, और सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश में आपसे पूछेगा न्यूमिस्मेटिक्स ना, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, याद रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, और हिंदी में मुद्रा शास्त्र। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, प्राइम रोज को। यह नया क्वेश्चन है। अच्छा, प्राचीनतम प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, स्टुअर्ट पिगट। याद रखिएगा कि प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित
प्री हिस्टोरिक माने जो पहले वाला ना। तो इसको स्टुअर्ट पिगर, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इनतू का। चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इनतू। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख, जिसको तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। अच्छा, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? B.A. स्मिथ ने। और इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग। कौन कौन भाग है? प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। नहीं, उसके बाद प्राचीनतम भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत का उपयोग करते हैं, कौन कौन से स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी विवरण। जो बहुत सारे लोग आए, उन लोगों ने जो विवरण दिया। अच्छा, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जो पढ़ा था, चूंकि आप जानते हैं कि अशोक ने ब्राह्मी, खरोष्टी और माइक लिपि में अपने अभिलेख को लिखा था, तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837। अच्छा, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलन करता किसे माना जाता है? यानी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, या सिंपल कहते हैं हमको महर्षि वेदव्यास। अच्छा, पौराणिक सभ्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन है? वैवस्वत मनु। सभी का क्वेश्चन ऐसे ही है, इसको सीख लीजिए केवल। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त। नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य। आपको पता है कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिन्होंने किताब लिखा था। और पूछेगा कि अर्थशास्त्र के बारे में बताए, तो आप ये लिखेगा कि विष्णुगुप्त ने एक मौर्य वंश के बारे में जानकारी दिया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। अच्छा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र। सभी लोग सीरियस होकर पढ़िए, नहीं क्योंकि टाइम पास करने से कुछ मिलने वाला, और सारा क्वेश्चन उसी लुसेंट को एक एक लाइन पढ़ के आपको तैयारी करना है। और आपस में गप सख्त क्या है? मनाही है। ठीक है, केवल बातें होगी तो प्राचीन भारत की होगी, जहां भी रहेंगे, चाहे जोगी बाबा तो रहिए, चाहे गोरैया बाबा तो रहिए, चाहे काली मैया के यहाँ रहिए, हमेशा बात किसका करना है? प्राचीन भारत की करना है। तो मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर। अब ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर। और लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लिपि का प्रयोग तो सबने किया, लेकिन अभिलेख सबसे पहले अशोक ने किया। अशोक ने धम शब्द का प्रयोग किया। और नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति से गुप्त वंश से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किससे माना जाता है? मनु स्मृति को। किसको माना जाता है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। अर्धांगिनी माने समझते हो? आधा 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 माने दोनों के विचार से ही कोई काम होगा, दोनों के विचार से ही समाज चलेगा। ये ना क्या आप है ऑनलाइन और कह रहे क्या आप ऑफलाइन हो, तू ऑफलाइन हो हम ऑफलाइन हो, तू उड़ा फेसबुक के तू डिलीट कर हम करबो, बात करे कि दोनों के मिला के चलेगा। जब आप किसी को रोक रहे हैं तो पहले अपना भी रोकिए। ऐसे रोकने वाला कोई किसी का है क्या? रोकने वाला दुनिया में कोई किसी का नहीं कि ऐसा मत करो ऐसा नहीं, कि मेरी जिंदगी है, ठीक है, मैं कुछ भी करूं मैं आत्महत्या नहीं कर लेना है, क्योंकि आत्महत्या तो आपको सजा मिलेगी फिर। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरी बात, पूरा लेख विद्या से अभिप्राय, पूरा लेख विद्या से किसका अभिप्राय है? पूरा, फिर आपस में गप नहीं कीजिए। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन। पुराव शेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। इब्न बतूता यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? इब्न बतूता रेहला।
हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय। अभी तुरंत वीडियो दिखाए आप लोगों को, देख लीजिएगा। नहीं, पूरा नालंदा विश्वविद्यालय के 12-14 को वीडियो है और डालेंगे, पूरा मन भर देंगे आपका। नहीं तो हुएनसांग जो है आपका, वह किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में वो भारत आए थे। नहीं, हाँ बोलिए। तो आइए पढ़िए, बोलिए। देखिए, तो आपने देखा कि हुएनसांग ने कहां पे शिक्षा लिया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। और दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? विक्रमादित्य 6 ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे? नालंदा में। जो हम लोग घूम के आए हैं, देखियो वीडियो तुम लोग, अब फिर देखेंगे। अब ओकर ईटा उटा सब ले लाएंगे। अरे कल तो गए थे, कल एगो ईटा रखते रही, इतना ईटा वहां पे लेके जाओगे, बैग में रख लेता, उतना वजन ईटा लाएंगे हम तो एगो ईटे उठा लेंगे, रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का ईटा है। चलिए, तो आगे देखिए। उसके बाद ये भी नालंदा हो जाएगा सर उसको। हाँ, ये भी बसतपुर में नालंदा। एगो ले आएंगे, अपना बसतपुर वाला चोर में गाड़ देंगे तो नहीं तो क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय का ईंट यहाँ पर रखा गया है, अब पूरा कर देंगे। अब बाप रे, भीड़ लगवा देंगे हम लोग। सुन, तुम सब ठीक से रहे, बात कर रहे हैं ऐसी ही, सही बात। चलिए, एक और देखिएगा। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय? पूरा लेख विद्या शिलालेखों का अध्ययन कराता है, पूरा लेख ना। अच्छा, आप लोग बताइए, क्वेश्चन है कि बौद्ध जो है, बौद्ध स्तंभ लेख, बौद्ध स्तंभ लेख। अच्छा, स्तूप समझते हो? भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटकर क्या किया गया था? 8 जगह पे स्तूप का निर्माण किया गया। तो वो अर्ध गोलाकार होता है, जिसका एगो है वैशाली। कभी वैशाली जाएंगे तो भी वीडियो डाल देंगे, तो देख लीजिए कैसा होता है। नहीं, अर्ध गोला नहीं देखे, लेकिन वीडियो नहीं ना डाले हैं, वो डालेंगे। तो बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। किसकी? बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल। हुएनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? हुएनसांग कौन से पुस्तक लिखे हैं? कौन सा पुस्तक लिखे? हुएनसांग सीयू की। अरबी भाषा की पुस्तक, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अल बरूनी। नहीं, एक बात समझिएगा, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा को उल्लेख किया गया है? मार्को पोलो, पांड राज्य। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश। कौन सा? अब कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग जवाब दीजिए। फाहियान जो है, ठीक है, वह किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और कहाँ का रहने वाला था? चीन का रहने वाला था। कोई दिक्कत है क्या? हुएनसांग एक रचना किया, कौन सा किताब का? सीयू की। और बताइएगा, हुएनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया और इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। याद रखिएगा, पूछेगा शिलादित्य के नाम से कौन राजा जाना जाता है? तो हर्षवर्धन। और कौन उसको उपाधि दिया था? हुएनसांग। कहाँ का यात्री था? चीन का। और यात्रियों का राजकुमार, शाक मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। किसको? हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक मुनि, नीति का पंडित। अच्छा, इत्सिंग जो है, इत्सिंग वह बौद्ध यात्री था, चीन से आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। सती प्रथा का प्रथम जो उल्लेख है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। याद रखिए, सती प्रथा, सती प्रथा आप लोग जानते हैं ना? सती प्रथा का मतलब होता है जैसे पति जब मर जाता था किसी को, मान लीजिए आज शादी हुई और आजे पति अगर मर गया तो उस पत्नी को बड़ी धूमधाम के साथ पहले उसको मदिरा पिलाया जाता था, और मदिरा पिलाया जाता था, अच्छे भोजन का दर्शन कराया जाता था, और वो जब मस्त हो जाती थी पूरी तरीके से, और जब मदिरा पिला दोगे, शराब पिला दोगे तो बेहोश हो जाएगा, और जब बेहोश हो जाती तो उसको उठा के कहाँ रख दिया जाता था? आग पर रख दिया जाता था पति के साथ और जला दिया जाता था। और कभी कभी बहुत सारी स्त्रियां अगर ऐसा नहीं करती थी तो जबरदस्ती बांध कर उसको जला दिया जाता था। नहीं तो एरन अभिलेख से इसका पता मिलता है। नहीं, जैसे हाँ, लड़का को नहीं जलाते, क्योंकि यहाँ पे ना शुरू से ही क्या है, पुरुषवादी। नहीं,
पुरुष प्रधान देश है, तो देखो जितना भी कानून बनाता है कौन बनाता है? पुरुष। तो पुरुष बनाएगा तो अपना वर्चस्व को दिखाया कि नहीं? और वही पत्नी मर गई तो पुरुष दूसरा शादी करता था। अगर पत्नी मर गई तो दूसरा पुरुष शादी करेगा। अरे अभियो तो है अपने समाज में ना, देखना किसी का पति मर जाता है तो पत्नी का अगर एगो बच्चा रहता, जब वो नहीं भी रहता तो शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन जबरदस्ती अगर करा दिया जाता है ना, मन नहीं रहता तो कर लेते कि जीवन गुजारना है। लेकिन अगर एक बच्चा रहेगा तो कोई भी लड़की शादी नहीं करती, भूल से भी नहीं करेगी। नहीं करते, 99% लड़कियां नहीं करना चाहती है। अगर एक बच्चा तो नहीं, हाँ जबरदस्ती बहुत सारा बात है तब होती है, लेकिन ऐसे नहीं। ठीक है, अगर बच्चा नहीं तब तो श्योर की करेगी, मन नहीं है लेकिन करना पड़ता है मजबूरी। लेकिन बच्चा जैसे हमारे गांव में भी बहुत सारे हैं जिसके पति मर गए थे ना, या एगो बच्चा है तो सब है कि ना है, नहीं किया शादी, उसको कतनों कहा लेकिन नहीं की। ठीक है, लेकिन पति का अगर मान लो कि इधर पत्नी मरी और निकाय से शुरू है कहानी, नहीं जैसी काम क्रिया हो उन्हें से 2-3 महीना में लेकर बैठे ले घर में, इसका मतलब है हाँ तो उसी तो पति तो घर वाले को बार-बार रखबे करता है, ये तो भारत की संस्कृति है। चले आइए अब थोड़ा सा बात करें। अब आप लोग पाषाण काल में जाने, पाषाण काल क्या समझ में आता है? मैडम पाषाण काल समझते हो? पाषाण काल का मतलब पत्थरों का काल, और जितना पढ़ा रहे हैं उसको आपको मूल्यांकन भी किया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग सोच रहे कि आराम से पढ़ेंगे आराम से जाएंगे तो आपको सुकून मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस परिवार से जुटे हैं नहीं। 15 में 14 रिजल्ट आती है तो आपको 20 में 18 20 में क्या 20 में देना पड़ेगा। अरे तो हल्का मचेगा लर्नर आइज बाय बीआरपी फैमिली का, सबके कान में गूंजेगा, कुछ लोग लहरेंगे, कुछ फुका जाएंगे, कुछ सुसाइड कर लेंगे। कितना रिजल्ट होता है नहीं। जैसा अभी सीटेट वाला जब डाले थे तो पूछ रहा था कुछ लोग कि सही में, तो हम बोले कि बस अब पूरा के देखो, एक रिजल्ट दिखाएंगे नहीं, कोई अल्लाह के सब बगले के ना है, सब घरे में सटल है। हमारे घर तरह 5-6 गो और 15 गो में 5-6 गो तो गाने पूरा देंगे, उसके बाद तो हो जाएगा 20,000 रुपया और देना पड़ेगा दंड में। चलिए तो पाषाण काल के बारे में समझो। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया। पाषाण काल में पत्थर के काल, तो पाषाण काल को कई भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। आप सुनो, पूरा पाषाण को भी 3 भाग में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और एक उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल। अब आप लोग बताइए, पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ये सब केवल सुन लीजिए। अच्छा, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या माना जाता है? मानव का इतिहास शुरू हुआ तो सबसे पहले कौन काल शुरू हुआ था? पहले पाषाण काल शुरू हुआ। अरे सबसे पहले हम लोग किस चीज का औजार बनाते थे? पत्थरों का। सबसे पहले उपयोग करना किसका शुरू किए थे? पत्थरों का। तो सबसे पुराना जो है मानव इतिहास का काल कौन काल का आता है? पाषाण काल। लेकिन पाषाण में भी कौन पाषाण काल? पूरा पाषाण, पूर्व पाषाण काल। प्राचीन भारत रिकॉर्ड हो रही है, सारा रिकॉर्ड हो जाएगा आपका, तो सुनेगा कि क्या होता तैयारी, क्या इसी में 18 में 20 में 20 आएगा। प्राचीन भारत के औजार, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र। अस्त्र किसको कहते हैं? जो हाथ में रहता है। शस्त्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी जो थे किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? कौन चीज का? अस्त्र शस्त्र शुरुआत में कौन चीज का बना होता था? पत्थर का, जिसको पाषाण कहते हो। और प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता में भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का। कौन द्वीप का? जम्बू। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे समानतः किस रूप में जाना जाता था? पिथैकैंथ्रोपस। पिथैकैंथ्रोपस। ये सब याद नहीं करना है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? नर्मदा घाटी से, हथनौरा से। हथनौरा से हुआ था। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? हड़प्पा संस्कृति के जो सांस्कृतिक अवशेष है कहां से मिला है? मेहरगढ़ से। जूते के खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो बृहद पाषाण स्मारक, पाषाण माने पत्थर का बहुत बड़ा बनाया जाता था, रखल जाता था। वो
किस रूप में जाना जाता है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, वहां पे क्या जब लोग मर जाते थे तो शव को दफना कर ऊपर से पत्थर रख देता था बड़का सा, नहीं काहे कि कोई उखाड़े ना, जानवर उसको कोई नोचे ना। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले? अस्थायी जीवन कहां से मिला है? मेहरगढ़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। प्रस्तर माने भी होता है पाषाण, पाषाण माने पत्थर, याद रखिएगा। प्रस्तर युग माने पत्थरों का युग, प्रस्तर युग माने पत्थरों का युग। तो प्रस्तर युग के लोगों के पास घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। और सबसे पहले किसका पालतू बनाया था? अच्छा, उत्खनित माने जो जमीन से खोद कर निकाला गया। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि, कृषि का सबसे पहला जो शुरुआत हुआ था किस काल में हुआ था? बोलिए। नवपाषाण काल। केवल पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल में पत्थर केवल आग का, अग्नि का बच गया, सब किसका होगा? नवपाषाण। चाहे पहिया हो, चाहे आपका चाक हो, कुछ भी हो, कृषि हो, सब नवपाषाण काल में। एक अग्नि का केवल खोज हुआ है पूर्व पाषाण। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? सबसे पहले जौ। मुख्य फसल गेहूं, जौ। चाकोलिथिक युग, चाकोलिथिक युग को किस और नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम या कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा यहाँ से पुरा पाषाण युग के शिलाश्रय, शिलाश्रय माने बड़ा बड़ा शिला ना, पत्थरों का। कुंभकारी, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? मिट्टी के बर्तन नवपाषाण। और केवल अग्नि का आविष्कार पूर्व पाषाण। अब बच गया सबका आविष्कार नवपाषाण। पेबल किस काल से संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति, सब जानिए केवल। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल। मानव की आखेटक, आखेटक माने क्या होता है? शिकार, जानवरों को मारना। और खाद्य संग्राहक माने अन्न को जमा करना की अवस्था किस काल से जुड़ी है? पूरा पाषाण काल। आखेटक, खाद्य संग्राहक सब कौन काल से है? पूर्व। अग्नि का खोज पूर्व पाषाण। बच गया सब कौन? नवपाषाण। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव उच्च पूरा पाषाण काल। क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर, चट आदि पत्थर का प्रयोग मध्य पूरा पाषाण काल। अग्नि का उपयोग करना मानव ने कब सीखा? अग्नि का पूरा पाषाण काल। नवपाषाण काल। खोज हुआ है पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। आविष्कार किया था नहीं नवपाषाण में, नहीं मध्य पाषाण में किया था। अग्नि का खोज हुआ था पूर्व पाषाण काल। और सर उसने क्या किया? अग्नि का उपयोग करना जो शुरू किया था वह सीखा। मध्य, लेकिन सीखा है नवपाषाण। अपना घर से तो हम इतिहास नहीं ना बनाएंगे, नहीं। मतलब है कि खोज हुआ पूर्व पाषाण काल में, लेकिन सीखने में उसको लग गया दूगो, पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण। और तब जाके नवपाषाण काल में वो सीख गया। समझे? तो याद रखिए, अग्नि का खोज कहेगा तो मारिएगा पूर्व पाषाण काल, और कहेगा उपयोग करना सीख गया तो नवपाषाण। भारत में जीवाश्म, जीवाश्म समझते हैं? जब जमीन के अंदर जीव या पेड़ पौधे बहुत सालों तक क्या हो जाते हैं? दब जाते, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। और उससे बनते हैं पत्थर, कोयला, बहुत सारे चीज बनते हैं। कोयला जीवाश्म ईंधन है क्योंकि जमीन के अंदर से निकलती है। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहां से मिलता है? शिवालिक की पहाड़ी से।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? मेहरगढ़। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कपास मेहरगढ़ से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से। सही से सुनिए। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहां से हुआ है? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कालीबंगन, सुतकोटदा, सुतकांगेडोर, कोट दीजी, ये सब कहाँ है? सब पाकिस्तान में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? पाकिस्तान में पड़ता है। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो आप लोगों को बहुत सारी जानकारी है कि ना है? तो मैं पूछूं हड़प्पा सभ्यता के बारे में? चले सभी लोग सीरियस होके सुनिएगा बिना गप किए हुए। तो बोलिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2350 से 1700, 2350 से 1750, 2350 से 1750 से कहीं कहीं रहता है 2500 से 1750, कहीं कहीं रहता 2350 से 1700। तो इसके ऑप्शन के अनुसार अपना क्या कीजिएगा, लेकिन सबसे मान्य माना जाता है 2350 से 1700। गप नहीं करिए, ठीक बा? आगे सुनिए। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? बोलेगा, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन घाटी की सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक। नहीं, और इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में विवरण दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अब तक नहीं खोजा तो गया, लेकिन अब तक पढ़ा नहीं गया। भाव चित्रात्मक थी, उसमें चूंकि 375 से 400 संकेतों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इस लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन कौन से है? पुरातात्विक स्रोत, विदेशियों का विवरण, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगन का काले रंग की चूड़िया। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? कौन से युग से? कांस्य युग। आद्य ऐतिहासिक युग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। मतलब पूर्व आर्य काल, आर्यों के भी पहले आर्य लोग थे, वैदिक सभ्यता। एक मतलब है कि पूर्व आर्य काल मतलब हड़प्पा। सिंधु वासियों ने पहली बार किसका प्रयोग किया था? किसका खोज किया था? तांबे का। सबसे पहले उन्होंने तांबे का प्रयोग किया और तांबा और टीन को मिला के कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है? कालीबंगन। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? जॉन मार्शल द्वारा। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो उसके साथ थे, एक दयाराम साहनी और एक दखलदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी। कौन नदी किनारे? रावी। और जो राखलदास बनर्जी या आरडी बनर्जी थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज कर दिए सिंधु नदी के किनारे 1922 में। ठीक है, तो आगे बोलो। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहा से। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी। अच्छा, एक और बताइएगा, क्वेश्चन है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा गुजरात। और लोथल गुजरात। कालीबंगन राजस्थान। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? धौलावीरा। देखो, पूरा जो शहर था हड़प्पा सभ्यता के दो भागों में बटा था, लेकिन धौलावीरा जो था 3 भाग में बटल था। एक ऊपरी या बोल सकते हैं पूर्वी किला, पश्चिमी किला और ये मध्य किला, 3 किला। ऐसे मोहनजोदड़ो सब जो था वह 2 भागों में बटा हुआ था। पूर्वी किला, पश्चिमी किला और मध्य किला नहीं था उसमें। तब पूर्वी किला में आम लोग रहते थे, सामान्य लोग, व्यापारी लोग, कृषि करने वाले।
और पश्चिमी किला में उच्च वर्ग के लोग, मतलब उच्च वर्ग पुरोहित लोग रहते थे, विद्वान लोग सब। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था राय बहादुर दयाराम शान 1921 में, रावी नदी के किनारे। नहीं, और कहां पे? पाकिस्तान के मोंटगोमरी। हरदम कोडिंग है इसका, ह से हड़प्पा, र से रावी नदी, द से दयाराम साहनी, म से मोंटगोमरी जिला। नहीं, मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था लड़काना जिला पाकिस्तान में, जिसको खोज करने वाले राखालदास बनर्जी 1922, सिंधु नदी। और इसका कोडिंग है मसरल, म से मोहनजोदड़ो, स से सिंधु नदी, र से राखालदास बनर्जी, ल से पाकिस्तान के लड़काना जिला। लोथल, लोथ आदमी तो कहा कौन नदी पर जाएगा? भोगेगा, भोगवा। अरे लोथ है तो लोथ है, कर में किया लोथ वाला तो भोगवान नदी। इसका खोज किया रंगनाथ राव 1955 एवं 62। चनहुद्रो, सिंध नदी, पाकिस्तान के सिंधु, मनके बनाने का कारखाना इसी से मिला है। चनहुद्रो, लिपस्टिक यहीं से मिला है। नहीं, काली बंगन ये है राजस्थान में। घग्घर नदी के काली बंगन। राखी गढ़ी, घग्घर। कोट दीजी, सिंधु। बनावली, सरस्वती। आप नहीं कीजिए नहीं तो रिकॉर्ड हो रही है आपकी आवाज। रोपर, रूपनगर, सतलज। रंगपुर, भादर। आलमगीरपुर, हिंडन। सुत कांगेडोर, दास। मांडा, चिनाब नदी। नहीं, उसके बाद इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने क्या किया, एक और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है वैदिक काल। ये रिवीजन बहुत जरूरी है, लेकिन ये तभी अच्छा लगेगा जब आप लुसेंट का अच्छा से क्या करिएगा, अध्ययन। केवल सुनिएगा नहीं, टाइम बर्बाद करने के लिए यहाँ मत आइएगा। नहीं, आइए वैदिक काल के बारे में जानिए। मैडम ठीक से बैठो, इधर पैर सही करिए। वैदिक काल, चलिए वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। एक है पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक काल कहते हैं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल में कर्म के आधार पर जातियां थी, और उत्तर वैदिक काल में आकर किसके आधार पर हो गया? जन्म के आधार पर। नहीं, जिसका वर्णन आप जानते हैं, चतुर्ष वर्ण की कल्पना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 10वें मंडल में की गई ऋग्वेद के। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? वेद के रचयिता कौन है? वेद के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। और ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या कोई बताएगा? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और जब बात चलिए तो और बढ़ाइए। नहीं, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में किस चीज का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद जो पढ़ते हैं आप लोग, जिसके रचयिता है विश्वामित्र, उसमें क्या वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में राजनीतिक जीवन। अभी तुरंत पढ़ाए हैं आप लोगों को कि ऋग्वेद जो है आपका, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे श्लोक का वर्णन किया गया है। नहीं, जिसमें बहुत सारे, जिसमें 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,462 ऋचाएं है। नहीं, देखिए इसमें मेन रूप से जो है, देखिए ऋग्वेद का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं, इसमें क्या है? तो सिंपल है, इसमें जो है ना आपका मंत्र यानी श्लोक, ऋचा नहीं और मंडल का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि कौन से यज्ञ में या जो पुण्य कार्य होते हैं उसमें कौन सा हम लोग मंत्र का उच्चारण करेंगे। और ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद में गद और पद है, कविता के रूप में भी है, कहानी के रूप में भी है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक आप लोग पढ़े। अथर्ववेद में जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, अंधविश्वास, यही सब ना, जादू टोना ओझाई सब वही में आ जाएगा। तो बताइए सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य श्रेष्ठ वंश को कहा जाता है आर्य, जो कि वैदिक सभ्यता में आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। क्यों आए थे? चरा की खोज नहीं। और दूसरी बात एक और समझिएगा, सबसे पुरानी सभ्यता अगर भारत में तो हड़प्पा है। हड़प्पा
भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा, और उसके बाद आता है वैदिक। अब विश्व में कहेगा तो मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया जो है दो नदियों के बीच की भूमि, दजला और फरात दोनों के बीच के, दजला और फरात के बीच के भूमि को कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। चूंकि नदी के जो बीच की भूमि होते काफी उपजाऊ होती, दाहर जो आती है, बाढ़ आती है, वो अच्छा है क्योंकि उससे मिट्टी क्या होती है, बदलती उपजाऊ होती है। अगला बताइए, ऋग वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? 10 मंडल, 1028 सूक्त। और ऋचा पूछता तो 10,462 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ऋग वेद जो है आपका, नहीं, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। अच्छा, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम जो प्रयोग किया जाता है 3 वेदों के लिए। कौन कौन वेद है वो? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ, तो ये गलत हो गया। देखिए, इसमें ऋग्वेद रहेगा, सामवेद रहेगा, यजुर्वेद रहेगा, लेकिन अथर्ववेद नहीं रहेगा। 3 वेद में 3 वेद शामिल होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद का इसमें जिक्र नहीं किया जाएगा। ठीक है। त्रयी यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से मिलती है? आप जब यज्ञ कार्य करते हैं तो उस समय जो विधि विधान करते हैं यजुर्वेद से। यजुर्वेद 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? अथर्व। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है वह कौन सा है? देवता सोम को पूरी तरह क्या है? समर्पित है। अच्छा, अध्यात्म जो है, अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है जो शांति की खोज में रहता है, पूरी तरीके से समर्पित रहता है। तो अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद प्राप्त है? तो कठोपनिषद। ये सब थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। उपनिषद काल के राजा अशुपति किस स्थान के शासक थे? तो केकय के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद से। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? अस्किनी, चिनाब को। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार किस नदी का प्रयोग किया गया है? सबसे ज्यादा सिंधु का। सबसे पवित्र सरस्वती। और 3 बार किसका? यमुना 3 बार। गंगा का 1 बार। सबसे ज्यादा बार सिंधु का। आप सुनिए, एक बात और समझा जाए कि वैदिक काल में गाय का प्राचीन नाम जो है अघन्या या अधन्या, जिसका वध न हो। राजा को कहा जाता है आजकल गोपा, अतिथि गोहंता, सॉरी वो उल्टा बोल रहे हैं। आधुनिक अब जो है गाय बोला जाता है, जबकि पहले बोला जाता था अधन्या। पहले गोपा को अभी बोला जाता राजा। गोहंता अतिथि, गोमत धनी व्यक्ति, गविष्टि युद्ध, दुहिता को अब पुत्री, धन अनाज, धन मरुस्थल, उर्वरा उपजाऊ भूमि, खिल पशुचारण भूमि, सीता हल से बनी नालिया को क्या कहा जाता है? सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? संगीतमय रचनाओं का। सामने वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा का नियंत्रण होता था? सभा और समिति। सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्री। वैदिक की देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस धातु के लिए किया गया? सिक्का के लिए। निष्क। पुरुष मेध प्रथा को ले किस ग्रंथ में? पुरुष मेध शतपथ ब्राह्मण। कौन में है? ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ईरान से भारत। बोगज का कोई अभिलेख। बोगज कोई। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? अंग और मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में किया जाता है? गोत्र ऋग्वैदिक काल।
और ऋग्वेद में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीनतम माना जाता है। दूसरा अ से लेकर 7वां, और इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना पूछेगा। गोत्र मंडल के नाम से कौन जाना जाता है? दूसरा से 7वां, दूसरा से 7वां, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां तक नहीं। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि और कर्मकांड। ज्यादा बलि देता था कर्मकांड, और ज्यादा यज्ञ करता था, खूब बलि देता था, पशुओं को चढ़ाता था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी, जो कि रावी। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? अभी तुरंत टेस्ट होगा बुआ, अभी तुरंत। कितना सुन रहे हो सबका भी पता चलेगा मूल्यांकन के माध्यम से। अभी पूरा पढ़ाएंगे, अब फिर अभी टेस्ट लेंगे, यानी दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सुनो आप, क्या कि कुछ लोग जो है से खाली पढ़ने नहीं आते हैं, मन बहलाने आते हैं। यहाँ नहीं चलेगा लर्नर पर ही सब नहीं। चलिए, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? जौ के लिए। जौ के लिए यव शब्द, ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। पहले कौन सा चलता था वैदिक युग में? वंशानुगत। उसी का बेटा फिर राजा बनता था। आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? आयुर्वेद, जीवन का विज्ञान, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो क्या कहा जाता है? पुत्रियां। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 3रे मंडल। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? युद्ध का देवता इंद्र को, और मनुष्य और ईश्वर के बीच का साक्ष्य माना जाता है अग्नि। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। कौन था? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। श्री भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? भागवत गीता। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। और महाभारत को फारसी में क्या कहा जाता है? और महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण और महाभारत। और महाभारत जो है उसमें किसके बारे में जानकारी दी गई है? 2 चचेरे भाइयों की जमीन संबंधित विवाद, साम्राज्य संबंधित विवाद नहीं, कौरव और पांडव। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र माना गया है सरस्वती, और इसे नदी तमा और नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। नदी तमा या नदियों की माता। किस नदी को? सरस्वती। चलिए, कोई दिक्कत? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? कौन से लिपि में लिखी गई थी ऋग्वेद? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। कौन से लिपि में? ब्राह्मी। और जीविकोपार्जन मतलब जीवन चलाना हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? श्लोक पढ़ता था ना, श्लोक, उसको क्या कहते थे? देखिए, उपाध्याय भी इसको कहा जाता है नहीं। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण। शुल्ब सूत्र किस विषय संबंधित है? ज्यामिति। अस्तो मा सदगमय वाक्यांश कहां से लिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा। याज्ञवल्क गार्गी संवाद बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और अब मूल्यांकन होगा, लेकिन उसके पहले आप एक याद रखिएगा कि अब आप लोग एक बार फिर से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव और भागवत धर्म, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा नहीं, मतलब पूरा 16 जो है आपका भाग में बटा था। भारत, महाजनपद, उसके बाद मौर्य साम्राज्य नहीं, उसके बाद मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, भारत में नहीं, और प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, और दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम नहीं युग, उसके बाद प्राचीनतम साहित्य और साहित्यकार के नाम। ये सारा आप लोग एक बार घर से क्या करके आना है? पढ़ के आना है, तभी आपका मजा आएगा, नहीं तो
तो आइए सबसे पहले मूल्यांकन में क्वेश्चन लिखिए, ज्यादा नहीं 10 को लिखाएंगे अभी पढ़ाए वही में, और पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है। तो लिखिए क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आएगी, आपको लिखना पड़ेगा। चलिए तो करें शुरुआत। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, देखिए देखिए हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में, हुएन हा में वह लगा दीजिएगा, एक आर न, हुएनसांग, नहीं तो वीडियो देखिए हुएनसांग का फिर बना है मेमोरियल वाला, उस पर पहले ही लिखा होगा पूरा हिंदी और अंग्रेजी में। नहीं, हुएनसांग ने किस, लिखेगा हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म का अध्ययन किया था? किस धर्म का अध्ययन किया था? हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म का अध्ययन किया था? अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला, प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? प्रथम अनाज कौन सा था? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभकारी। तीसरा क्वेश्चन लिखे कुंभकारी। कुंभकारी ब्रैकेट में, कुंभकारी ब्रैकेट में लिखिए मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, और ब्रैकेट बंद कीजिए, के सर्वप्रथम प्रमाण, के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? अगला क्वेश्चन, प्राप्त हुए, अग्नि की खोज कब हुई? अग्नि की खोज कब हुई? अग्नि की खोज कब हुई मतलब किस काल में हुई? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब नेक्स्ट, अग्नि का उपयोग करना, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? कोई दिक्कत है क्या? तो अगला क्वेश्चन लिखिए, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा काल में, ऐसे लिखे हड़प्पा काल की, अगला क्वेश्चन लिखे हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में, मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है?
किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? ऋग्वेद में, अगला क्वेश्चन लिखिए, ऋग्वेद में कितने ऋचाओं का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में कितने ऋचाओं का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में कितने ऋचाओं का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में कितने ऋचाओं का वर्णन किया गया है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 11 हो जाएगा तो बता दीजिएगा आप लोग भी कमेंट करके। 11 क्वेश्चन हो गए, लिखिएगा। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? और लास्ट 10 हो गए। चरक संहिता नामक पुस्तक, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो पहले इसको आप लोग वीडियो पॉज करके बनाइए और बन जाए तो फिर आप आंसर मैच कर लीजिएगा। तो आइए, अभी तक आपने बना भी लिया होगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलाइए। हुएसांग नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म का अध्ययन किए थे? बौद्ध धर्म। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। कौन सा था? जौ। और मुख्य फसल का या तो गेहूं और जौ। उसके बाद है कुंभकार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो किस युग से प्राप्त हुए मिट्टी बर्तन बनाने की कला? नहीं, तो मिट्टी बनाने बर्तन जो है वो तो कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त है? नवपाषाण युग। अग्नि की खोज कब हुई थी? पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण काल। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? नवपाषाण काल। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन या आद्य ऐतिहासिक युग। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सेल खरी। ऋग्वेद में कितने ऋचाओं का वर्णन है? 10,462। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। और जो किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? ब से ब्राह्मी, ब से बाएं से दाएं। और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। किससे संबंधित है? तो आज का क्लास यही तक छोड़ते हैं। और अब आप लोगों को जो वीडियो दिया गया है, चाहे वो नालंदा का हो चाहे राजगीर का हो, वो सारा देखिए। और बीच में पूरा ऑब्जेक्टिव का जो मैं डिस्कशन चला रहा हूँ, आगे कल आप लोग जब आएंगे तो जैन धर्म से लेकर और पूरा पढ़ कर आइएगा। नहीं तो मिले फिर एक और वीडियो के साथ। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।